प्राचीन भारत के हृदय में एक नई शक्ति उभर रही थी। ये थी मौर्यन एम्पायर। 321 बीसीई में महत्वाकांक्षी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य इंडियन सबकॉन्टिनेंट के राजनीतिक परिदृश्य को फिर से आकार देगा। चंद्रगुप्त के शासन ने एक नए युग की शुरुआत की, केंद्रीकृत शासन और अभूतपूर्व शक्ति का युग। मगध साम्राज्य में अपनी विनम्र शुरुआत से मौर्य साम्राज्य लगभग पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को अपने अंदर समेटे हुए था। यह उल्लेखनीय उपलब्धि सैन्य कौशल, रणनीतिक गठबंधनों और चतुर कूटनीति के संयोजन से प्राप्त हुई थी। चंद्रगुप्त की कहानी महत्वाकांक्षा, रणनीति और अंततः विजय की कहानी है। मौर्य साम्राज्य से पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्वतंत्र राज्यों का एक समूह था। ये राज्य, जिन्हें महाजनपद के रूप में जाना जाता है, लगातार शक्ति और प्रभाव के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ राजशाही थे, जबकि अन्य गणराज्य थे जो निर्वाचित सभाओं द्वारा शासित थे। इस विखंडन ने राजनीतिक एकता हासिल करना मुश्किल बना दिया। इस फूट ने निरंतर युद्ध और अस्थिरता का माहौल बनाया। केंद्रीय सत्ता के अभाव ने व्यापार और आर्थिक प्रगति को बाधित किया। यह इस खंडित दुनिया में था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ, जो भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए किस्मत में था। चंद्रगुप्त के उदय के केंद्र में उनके गुरु शानदार रणनीतिकार चाणक्य थे। कौटिल्य के नाम से भी जाने जाने वाले वे राजनीतिक दर्शन और राजनीति शास्त्र के उस्ताद थे। युवा चंद्रगुप्त के लिए चाणक्य का मार्गदर्शन अमूल्य साबित हुआ। उन्होंने प्राचीन भारत के जटिल राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए आवश्यक रणनीतिक दृष्टि और राजनीतिक कौशल प्रदान किया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने एक शक्तिशाली सेना खड़ी की। उसने पहले मगध पर विजय प्राप्त की, अलोकप्रिय नंद वंश को उखाड़ फेंका। इस जीत ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इसने चंद्रगुप्त की सैन्य प्रतिभा और चाणक्य की रणनीतिक ब्रिलियंस को प्रदर्शित किया। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बिंदुसार को सिंहासन विरासत में मिला। बिंदुसार ने अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। बिंदुसार ने अपने पिता की विस्तार की विरासत को जारी रखा। उन्होंने अपने साम्राज्य की सीमाओं को और भी विस्तारित करने के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्रों को जीतने पर अपने प्रयासों को केंद्रित किया। बिंदुसार ने अपने सैन्य अभियानों को दक्षिण की ओर बढ़ाया, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। सैन्य अभियानों और कूटनीति के संयोजन के माध्यम से बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को मजबूत किया। उन्होंने अपने जनरलों और राजनयिकों को महत्वपूर्ण मिशनों पर भेजा। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की दक्षिणी सीमाओं का विस्तार किया। उनके शासनकाल में साम्राज्य ने अपनी सीमाओं को और भी दूर तक फैलाया। बिंदुसार के शासनकाल में भारत की सीमाओं से परे राज्यों के साथ राजनयिक संबंधों का भी विकास हुआ। उन्होंने अपने राजदूतों को दूर दूर के देशों में भेजा। उसने पश्चिम एशिया में सेल्यूसिड साम्राज्य के साथ संपर्क बनाए रखा और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित किया। इसने मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया और मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाया। बिंदुसार के कुशल नेतृत्व ने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बिंदुसार के शासन ने मौर्य साम्राज्य को प्राचीन विश्व में एक प्रमुख शक्ति के रूप में मजबूत किया। उनके प्रयासों ने साम्राज्य को एक वैश्विक शक्ति बना दिया। भाग 5, अशोक का परिवर्तन, विजेता से दयालु शासक तक। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक बनेंगे। अशोक का प्रारंभिक शासनकाल उनके पूर्ववर्तियों की तरह सैन्य विजय से चिह्नित था। हालांकि एक महत्वपूर्ण घटना उनके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी, कलिंगा वॉर। कलिंग युद्ध की क्रूरता और नरसंहार ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। उसने जो अपार पीड़ा देखी, उसने उसे पश्चाताप से भर दिया। इस परिवर्तनकारी अनुभव ने अशोक को हिंसा का त्याग करने और बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपना शेष शासनकाल शांति, अहिंसा और धार्मिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। भाग 6, अशोक के शासनकाल के स्तंभ, धम्म और प्रशासन। अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन का उनके शासन पर गहरा प्रभाव पड़ा।
उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों ने न केवल धार्मिक बल्कि प्रशासनिक नीतियों को भी आकार दिया। उन्होंने विजय की नीतियों को शांति और धार्मिकता से बदल दिया। युद्ध और हिंसा की जगह अब शांति और सद्भाव ने ले ली थी। इस नए दृष्टिकोण के केंद्र में अशोक की धम्म की अवधारणा थी, जो नैतिक और नैतिक आचरण का एक कोड था। धम्म का पालन करना न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन का भी हिस्सा बन गया। अशोक के धम्म ने अहिंसा, सहिष्णुता और करुणा पर जोर दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य में इन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए आदेशों की एक श्रृंखला के माध्यम से इन मूल्यों का प्रचार किया। ये आदेश न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और नैतिक दिशा निर्देश भी प्रदान करते थे। ये आदेश उनकी नीतियों और सिद्धांतों की सार्वजनिक घोषणाओं के रूप में कार्य करते थे। जनता को इन आदेशों के माध्यम से धम्म के महत्व और उसके पालन के लाभों के बारे में जागरूक किया गया। अशोक ने कुशल शासन और अपनी प्रजा के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सुधारों को भी लागू किया। उन्होंने न्याय और समानता पर आधारित एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जिससे उनके साम्राज्य में स्थिरता और समृद्धि आई। भाग 7 अस्तमाते सूरज, मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के उदार शासन के बावजूद उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उनके उत्तराधिकारियों में उनकी दृष्टि और प्रशासनिक कौशल की कमी थी। आंतरिक कलह और कमजोर नेतृत्व ने साम्राज्य को भीतर से कमजोर कर दिया। धीरे धीरे साम्राज्य का विखंडन होने लगा। प्रांतीय गवर्नरों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा किया, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। यह पतन लगभग 185 बीसीई में अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या के साथ समाप्त हुआ। भाग 8 अशोक की स्थायी विरासत, शांति और न्याय का प्रकाश स्तंभ। हालांकि मौर्य साम्राज्य अंततः ध्वस्त हो गया, लेकिन इसकी विरासत बनी हुई है। अशोक ने विशेष रूप से भारतीय इतिहास और उसके बाहर एक अमिट छाप छोड़ी। बौद्ध धर्म को अपनाना और शांति और अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रही है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बिखरे हुए अशोक के आदेश उनकी दृष्टि के स्थायी प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। वे धार्मिक जीवन और दयालु शासन पर कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। अशोक की विरासत समय और भूगोल की सीमाओं को पार करती है। भाग 9 मौर्य साम्राज्य का प्रभाव, एकता और प्रगति की विरासत। मौर्य साम्राज्य ने अपने अपेक्षाकृत कम जीवन काल के बावजूद इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह अभूतपूर्व एकता, समृद्धि और सांस्कृतिक आदान प्रदान का दौर था। मौर्यानों के प्रशासनिक नवाचारों ने भविष्य के साम्राज्यों की नींव रखी। कला, स्थापत्य और व्यापार के उनके संरक्षण ने भारतीय संस्कृति पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। मौर्य साम्राज्य उन ऊंचाइयों का प्रमाण है जो भारत मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व के दौर में हासिल कर सकता था। भाग 10 निष्कर्ष, मौर्य साम्राज्य, भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसकी स्थापना से लेकर अशोक महान के अधीन अपने चरम तक भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक कौशल से एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जो बाद में उनके पोते अशोक के अधीन और भी विस्तारित हुआ। इसने एक खंडित उपमहाद्वीप से एक एकीकृत साम्राज्य में परिवर्तन को चिह्नित किया। मौर्य साम्राज्य ने न केवल राजनीतिक एकता लाई, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त किया। चंद्रगुप्त की महत्वाकांक्षा, चाणक्य की बुद्धि और अशोक की करुणा ने मिलकर शांति और प्रगति का एक स्वर्णिम युग बनाया। चाणक्य, जो एक महान विद्वान और रणनीतिकार थे, ने चंद्रगुप्त को मार्गदर्शन दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। मौर्य साम्राज्य भले ही गिर गया हो, लेकिन उसकी विरासत जीवित है। इसके स्थापत्य, कला और साहित्य ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और भारतीय सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एकता की शक्ति, धार्मिक नेतृत्व के महत्व और विजेता से शांतिदूत तक एक व्यक्ति के परिवर्तन के स्थायी प्रभाव की याद दिलाता है।
अशोक के धर्म परिवर्तन और उनके द्वारा स्थापित धम्म नीति ने भारतीय समाज में नैतिकता और अहिंसा के सिद्धांतों को गहराई से प्रभावित किया। मौर्य साम्राज्य कल्पना को मोहित करना जारी रखता है, हमें प्राचीन भारत की भव्यता और स्थायी भावना की याद दिलाता है। यह साम्राज्य न केवल अपने समय का प्रतीक था, बल्कि आज भी भारतीय इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय के रूप में जीवित है।